मिलेगा आगे। क्योंकि ऐसे बंदों को भले ही भगवान बाद में सजा दे, लेकिन उन बंदों को सजा मैं दूंगा। और जो अपने अपने कॉन्टेक्ट्स की पहुंच दिखाते हैं ना, कि भाई मेरे इतने कॉन्टेक्ट है, इस पॉलिटिशियन से कॉन्टेक्ट है, उन सभी से डंडा मार मार के पैसे निकलवाए जाएंगे। जिन्होंने किसी के 1.5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 50 लाख पैसे मार के रहते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी रकम होती है लोगों के लिए, जो किसी को उधार देते हैं किसी की जरूरत के टाइम पे, फिर बाद में वो अपनी ऐश में तो पैसे उड़ाते रहेंगे, लेकिन दूसरे का पैसा वापस नहीं करते। तो उन जो पैसे लेके भागे होंगे ना, उनके तो डंडा मार मार के, मतलब डंडा घुसा के अंदर निकाले जाएंगे पैसे। जो भी जैसे भी बंदा चाहेगा ना, जिसके साथ जैसा भी सुलूक करना वो चाहेगा, उस बंदे को मुकेश अंबानी की तरफ से नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे बिजनेसमैन और जॉब पर्सन से रिलेटेड जो भी संभावित समस्याएं होती हैं, उन्हें किस तरह से खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो जिसमें सबसे पहले आपको बताया कि हर एक इंसान तक पहुंचा जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोगों तक पहुंचते रहेंगे, तो अगर कोई कहता है कि मान लीजिए मेरी सैलरी टाइम पर नहीं मिलती, तो उन कंपनीज की ओर से बात की जाएगी और उन्हें टाइम पर सैलरी प्रोवाइड करने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। जिसमें कि ऐसी कंपनीज की पहचान की जाएगी जो भी छोटी मोटी कंपनी होंगी और जो अपने एम्प्लॉयज को टाइम पर सैलरी नहीं देती होंगी। एक शहर एक जिले के हिसाब से जितनी भी कंपनीज होंगी, उनके हिसाब से एक प्रॉपर टीम नियुक्त की जाएगी, जो कि हमेशा ध्यान रखेगी कि उन कंपनी के हर एम्प्लॉयज को टाइम पर सैलरी मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छोटी ये बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज से एक्सटेंड भी करवाती हैं, चाहे वो आधा एक घंटा हो गया, तो वो भी ना हो, वो भी मेक श्योर किया जाए, कंपनी से बोला जाए कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में आपको अपने एम्प्लॉयज से एक्सटेंड नहीं करवाना है। भले ही आप उन्हें एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे दे रहे हो या ना दे रहे हो, वो मेक श्योर किया जाएगा। और लोगों की इनकम इस तरह से मतलब पहले ही मतलब बढ़ाई जाएगी कि उन्हें भी एक्सटेंड करने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से उन्हें फैसिलिटीज दी जाएंगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे फैक्ट्रीज वगैरह चल रही होती है, जैसे लोग 12-12 24-24 घंटे काम कर रहे होते हैं, तो उनमें भी मेक श्योर किया जाए। अगर जैसे कोई भी इंडस्ट्री होती है, जैसे कस्टमर सर्विस भी हो गई, तो वहाँ पे 24 घंटे लोगों को ड्यूटी पे लगाना पड़ता है। इसमें कि लोग 12-12 शिफ्ट या कुछ भी करवाते हैं, तो वो चीज़ ना, उसमें 8-8 घंटे की शिफ्ट में लोगों को बांटा जाएगा और उन्हें उनके हिसाब से सैलरी दी जाएगी, जो भी उनकी एज होगी या जो भी होगी, जिस भी हिसाब से उनका घर चलने लायक, उनका खर्चा चल जाए, उस हिसाब से वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये हो गया नॉर्मल कंपनीज का। अब इसके अलावा साथ साथ बताना चाहूंगा कि कई जो त्योहार होते हैं धर्म वगैरह के हिसाब से, जैसे हिंदू धर्म में बहुत से त्योहार होते हैं, रक्षाबंधन हो गया, भाई दूज हो गए, दिवाली हो गया, महाशिवरात्रि हो गई, कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, इतने सारे त्योहार होते हैं। तो बहुत सी कंपनियां छुट्टी नहीं देती, कहते हैं अरे हिंदू के इतने त्योहार है, हिंदू धर्म में कितनी कितनी छुट्टियां दे। तो हर एक कंपनी को मेक श्योर किया जाए कि चाहे वो किसी भी तरह के काम से रिलेटेड हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो बीपीओ हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कारपेंटर का काम हो, कुछ भी हो, अगर उस धर्म के लोग उस काम में लगे हुए हैं, तो उन्हें उस धर्म के हिसाब से, उस हिंदू के त्योहार से छुट्टी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ मेक श्योर किया जाए कि हिंदू मुस्लिम दोनों हर जगह बराबर क्वांटिटी में काम करें, जिससे कभी हिंदू धर्म के त्योहार हो तो मुसलमान लोग उस तरह के कामों में लगे रहें। क्योंकि मुसलमानों को भी ईद के दिन छुट्टी तो मिलती है, हमें भी चलो दिवाली और होली की छुट्टी मिलती है, लेकिन इतनी भी मतलब कंपनीज में नहीं मिलती जितनी मुसलमानों को हमने देखा है मिलते हुए। तो मेक श्योर किया जाएगा हर एक कंपनी को बोला जाए कि कोई भी छोटा बड़ा त्योहार होता है, बल्कि कृष्ण जन्माष्टमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, ऐसे ऐसे त्योहारों में तो छुट्टी मिलती नहीं है। ये भी हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। भले ही हम ज्यादा दिखावा ना करते हो, कुछ भी ना करते हो, लेकिन मिलनी चाहिए छुट्टी। महाशिवरात्रि, उससे पहले लोग कांवड़ लेने जाते हैं, उनकी भी प्रॉपर छुट्टी के साथ साथ उन्हें पैसे भी मिलने चाहिए। वो सब चीजें मेक श्योर की जाएंगी। तो ये मैंने आपको बताया। अब दूसरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, जैसे कि हम फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक पॉपुलर सीरियल है जिसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें जो सोनू का किरदार निभाई थी, वो 5 साल से लड़की काम कर रही थी। उसे अचानक बीमारी हो गई। अब प्रोड्यूसर छुट्टी नहीं दे रहा, उल्टा उससे 12-12 घंटे काम करवा रहा है, और ना ही उसे किसी से मिलने दे रहा है, ना ही उसके परिवार के सदस्य, ना ही डॉक्टर से भी शायद, जो कि मुझे पढ़ने को मिला। तो बाद में उसने तंग आके रिजाइन देने की कोशिश करी, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उससे क्या पूछते हैं, आपने जो भी एड या कुछ भी स्पॉन्सरशिप वगैरह किया, आप उसके बारे में हमें नॉलेज दीजिए। अब आप उसके बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं? क्या आप उसके पैसे लेना चाह रहे हैं? अगर आप पैसे लेना चाह रहे हैं तो वो क्यों देगी आपको पैसे, आप ये बताइए। क्योंकि उसने 12 घंटे काम करने के बाद जो समय मिला, उस टाइम के अंतर्गत वो काम किया, वो स्पॉन्सरशिप वो ऐड किया, तो वो उसके पैसे आपको क्यों दे? आपको कोई मतलब ही नहीं बनता पूछने का भी, तो आप क्यों पूछ रहे हैं? तो ऐसे लोगों पे एक्शन लिया जाएगा जो भी गलत काम करते हैं, बेमतलब की चीजें करते हैं ना, उन पर एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो बावरी का किरदार निभाई थी, उसके घर में एक बार कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई मर गया था शायद या बीमार था, उसे छुट्टी नहीं मिली, वो बहुत रोई, लेकिन उससे फिर भी काम करवाया गया जबरदस्ती। तो भी मतलब कोई साथ में, किसी को कोई साथ नहीं दिया किसने। अब शैलेश लोढ़ा जी हैं, उनका भी प्रॉब्लम आई, वो ऐसे ही कभी सम्मेलन में चले गए। वो
एज अ तारक मेहता नहीं गए थे, वो सिर्फ कवि के तौर पे गए थे। वो कवि है, बहुत अच्छे कवि, शैलेश लोढ़ा जी। तो वहां पे चले गए, तो प्रोड्यूसर ने बोल लिया वहां पे क्यों गए। उसने कहा भाई मैं अपने पर्सनल रीजन से गया था, लेकिन तब भी नहीं माने, तो उन्होंने उन्हें भी सीरियल छोड़ना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लीड एक्टर्स को भी प्रॉब्लम हुई है, कोई साथ आता ही नहीं है। जो जेठालाल बना हुआ है वो तो मतलब अगर वो भी कुछ कह दे ना, वो अड़ना चाहे तो वो भी सहायता कर सकता है, लेकिन नहीं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्यों किसी का साथ दूं। तो ऐसे लोगों को सिखाया जाए कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप सब मिलकर एक साथ काम करें, और किसी को कोई प्रॉब्लम है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आपको लगता है उसके बाद वो सीरियल ही बंद कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो करने दीजिए। मैं कहता हूँ उसके बाद वो कोई सीरियल, कोई फिल्म कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसको इस तरह से सारे एम्प्लॉयज हटा दिए जाएंगे, उन्हें कहीं और लगा दिया जाएगा। अब तू कर जो करना है। और उस बंदे पर प्रॉपर नजर रखी जाएगी कि बाद में वो किसी के साथ भी गलत काम ना करे। ऐसे उसके आसपास लोगों की टीम बनाई जाएगी कि अगर वो कुछ गलत काम करने की भी सोचे ना, वो गलत काम नहीं कर पाएगा। तो ये शॉर्टेज की जाएगी, तो इंसान फिर कोई गलत काम नहीं करेगा। अगर इंसान थोड़ा सा नरम दिल होकर काम करना चाहे तो हो सकता है। अगर वो थोड़े से नरम दिल ना होने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ना चाहता ना, तो बिगाड़ दे। तू जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, अपना ही बिगाड़ेगा, और किसी का नहीं बिगाड़ेगा। और सभी एक्टर्स को कहीं ना कहीं काम दिलवाया जाएगा डेफिनेटली। चाहे किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी जॉब करने वाला हो, उन्हें और कहीं काम दिलवाया जाएगा, काम की कोई कमी नहीं है। तो ये मैं शॉर्टेज करी जाएंगे। उसके अलावा हम, जैसे कि मैं एक्टिंग में भी काम करता हूँ एज ए क्राउड, तो बताना चाहूँगा कि जो भी दूसरे शहर में शूट्स वगैरह होते हैं, वहाँ के जो भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो लोगों को बुला लेते हैं, और जिनसे उनकी खास जान पहचान होती है उन्हीं को पेमेंट करते हैं। बाकी जो आगे उन्हें पेमेंट या तो लेट टाइम करते हैं या करते ही नहीं है, तो जो लेट टाइम करते हैं उनकी टाइम पे पेमेंट करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो पेमेंट नहीं करते हैं ना, उनसे प्यार से पहले बात की जाएगी कि आपने जिस जिसके पैसे मार रखे हैं उनको पैसे वापस कीजिए। नहीं करते हैं तो उनको जो भी प्रोजेक्ट मिलते होंगे, जैसे जिस बंदे ने पैसे नहीं दिए और लोगों के, उसे मुकेश छाबड़ा का एक प्रोजेक्ट मिला था। उसने वहां पे भी उस बंदे को बुलाया, मैंने देखा तू क्यों आया, कह रहा भाई क्या करे, आना था, काम तो चाहिए। मैंने भाई पैसे नहीं देगा, कह रहा नहीं देगा, नहीं देगा, कोई नहीं, कुछ काम तो मिलेगा। तो उस चक्कर में वो बंदा आ गया। तो उससे कहा जाएगा कि जो भी प्रोजेक्ट आपको मिले ना, वो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, पहले आप उन सबके पैसे वापस कीजिए, उसके बाद ही आपको कोई काम मिलेगा। तो और जो भी उसका साथ भी देते होंगे ना कि हाँ इसकी वजह से हमें काम मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को बोला जाएगा आप अगर इसके साथ नहीं भी रहेंगे ना, तो भी आपको काम दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। आपकी किसी भी तरह की काम में कमी नहीं आएगी, इनकम सोर्स में कमी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप इसका साथ देना चाहते हैं, तो आप अपना ही कुछ बिगाड़ रहे हैं और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। तो सबसे पहले तो उनका काम खत्म कर दिया जाए। साथ ही साथ वो जो किससे राशन लेते हैं थे पहले, नकद राशन उधार लेते थे, और अगर वो नकद भी लेते हैं ना, अब उन्हें राशन भी नहीं मिलेगा, ना उन्हें ना उनके परिवार को। इस तरह की व्यवस्था की जाएगी जहां पे भी वो रह रहे होंगे। तो जब उनके परिवार को कहीं से भी राशन नहीं, कुछ भी खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली वो पैसे वापस करने के लिए मजबूर होंगे। तो हर तरह से फैसिलिटी की जा सकती है। जो अपने बड़े बड़े कनेक्शन होने का धोस दिखाता है, करता है, वो करता है, उन सभी के प्रॉपर हाथ काटे जाएंगे। तुम करो जो करना है। और जो पैसे लेके भाग जाते हैं ना, जो जिनके पैसे लेके भागे होंगे, वो जैसा उनके साथ बिहेव करना चाहेंगे ना, उन्हें वैसा ही बिहेव करने देंगे। चाहे वो गाल पे चाटे मारना चाहे, कुछ भी करना चाहे, अपना पूरा गुस्सा निकालेंगे। उसके बाद उन लोगों से पैसे उनके वापस दिलवाए जाएंगे, जिससे लोगों की वीडियो बना के लोगों को एग्जाम्पल सेट किया जाए कि अगर आप पैसे लेके भागते हैं तो ये हाल किया जाएगा, पैसे लेके नहीं भागते हैं तो भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि आपको पैसे देने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। तो कोई एक चिंदी चोर भी होगा ना, उस हर एक बंदे को ये डर रहेगा कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे साथ क्या हो सकता है। तो ये मेक श्योरिटी की जाएगी हमेशा के लिए, आगे के लिए। क्योंकि मैंने देखा है लोग 100-100 रुपए भी मार लेते हैं, चिंदी चोर होते हैं, जो कि लोग फिर ध्यान नहीं देते हैं। तो लोगों में इतनी ईमानदारी रखी जाएगी कि चाहे बहुत डर हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हो, कुछ भी हो, तो लोगों में सब ईमानदारी रखी जाएगी हर तरह से। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भूला हूँ बताना, या जो भी अगर मैं भूला हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस हद तक कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। हर राज्य की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे से रिलेटेड या जो भी जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, उन सभी को डेफिनेटली सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक, तो अपने जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी हम शुरू करेंगे, आज के लिए श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हरवरिसूदन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंत, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। सारांश। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए।
यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए, यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो देखिए, इसमें अर्जुन ने कृष्ण जी से सवाल पूछा है, क्या वो अपने परिजनों के साथ ऐसा कुछ करते? तो डेफिनेटली अर्जुन जो पूछ रहे हैं वो कोई पूछने वाली चीज है ही नहीं। कृष्ण जी ने अपने मामा कंस का भी वध किया था। तो वो तो कृष्ण जी कहते हैं, अगर आपका कोई सगा संबंधी कितना भी कुछ भी गलत काम कर रहा है ना, आपको उसका प्रतिकार करना बनता है। अगर आप उसका प्रतिकार करते हैं, चाहे वो कितना ही बुजुर्ग हो क्यों ना हो, अगर आप उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, प्रतिकार झेलते रहेंगे, आप मतलब उसका मतलब जो भी अत्याचार है वो सहते रहेंगे, तो आप कोई बड़े महान इंसान नहीं हो जाते, आप दुर्बल कहलाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण जी कहते हैं, कभी भी कोई भी अपना कितना भी सगा क्यों ना हो, अगर वो गलत काम कर रहा है उसे कोशिश करे सही रास्ते पर लाने की। जैसे कि कृष्ण जी ने बोला था, अगर आप 5 पांडवों के हिसाब से 5 गांव भी दे देते हैं तो भी हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन को इतना मतलब डाउट था कृष्ण जी पे कि ये तो बड़ा छलिया है, अगर हम 5 गांव भी दे देंगे तो ये हस्तिनापुर पूरा कब्जा लेंगे धीरे धीरे करके। तो ऐसी चतुरता भी किसी काम की नहीं है। दुर्योधन स्टार्टिंग में ही जब व्यूह रचना देखी ना पांडवों की, वो वैसे ही घबरा गया और अपने सेनापति के पास गया कि आप अच्छे से लड़िएगा, ये करिएगा वो करिएगा। वो पहले समझ भी गया कि उसकी हार निश्चित है, फिर भी वो चाहता है कि मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। क्यों? क्योंकि हम 100 भाई हैं तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो इससे कुछ नहीं होता, आप कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत है तो आप हमेशा हारेंगे। आपकी जीत कभी निश्चित नहीं हो सकती, सामने वाले की जीत निश्चित है, भले ही उसे थोड़ा सा टाइम लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये देखते रहिएगा, मुझसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।